Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास से आपकी जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी से जो हमने कल बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक एक्सेल वाला मैं बता देता, जो निरक्षीय है, विषुवत है या लंबार्धक वाली स्थिति होती है इक्वेटोरियल, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, डाइपोल तो आपको पता ही है कि डाइपोल तो एक है ही, क्योंकि डाइपोल के कारण उत्पन्न होगी तो डाइपोल तो होना ही है। तो ए और बी एक डाइपोल है, ठीक है। तो ए पर -q और बी पर +q आगे से रखा हुआ है, ठीक है। जो ए के कारण इंटेंसिटी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो उसको मान के चल रहे हैं ई ए, और जो बी के कारण उत्पन्न होगी उसको मान के चल रहे हैं ई बी, ठीक है, ई ए और ई बी। अब देखिए, यहाँ ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 12 है। इसका जो मिड पॉइंट है ए और बी के बीच का वो ओ है। तो ए से ओ और ओ से बी तक की दूरी कितनी कितनी होगी, यहाँ तक की भी है और यहाँ तक की भी है, ठीक। यानी ए टू बी जो डिस्टेंस है वो 12 है। जो ए बी का मिड पॉइंट ओ है, उसकी वजह से जो ए से ओ है और ओ से बी है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, यानी एल और एल दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए, मैंने बात की थी कि जो पॉजिटिव होता है हमारे पास, ये पॉजिटिव टर्म है, यानी पॉजिटिव चार्ज हुआ क्यू, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर होती है। और जो हमारे पास Q माइनस चार्ज होता है उस पर क्या होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये दो डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस मिड पॉइंट से O, यानी इस आप कह सकते हो जो डाइपोल है आपका, इस डाइपोल के मिड पॉइंट पर क्या है, एक नॉर्मल खींचा गया यानी अभिलंब है। और इसी एक्सिस पर क्या है कि r दूरी पर, देखिए डिस्टेंस r दिखा के इस पॉइंट की यहाँ जो लिखा हुआ ये जो है, इसको आप मान के चलते हैं P पॉइंट, ठीक है। तो P पॉइंट है जिस पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो इतना डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो B से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो EB, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये E, ठीक है। और जो ई ए माइनस चार्ज के कारण, तो उसकी डायरेक्शन इस -q के अकॉर्डिंग है, तो यानी ई ए की डायरेक्शन ये। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, यहाँ ये अक्ष, यानी जो हमारे पास अक्ष होती है उसके अकॉर्डिंग अनुदिश ना होने के कारण इनके जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनमें इसको क्या कर लेते हैं, हम तोड़ लेते हैं। यानी जो हमारे पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष होते हैं, इसके घटक होते हैं, उनमें क्या कर लेते हैं, इनको तोड़ लेते हैं। तो जो साइन थीटा वाले घटक होते हैं वे क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, और जो कोस वाले होते हैं वे क्षैतिज घटक होते हैं। तो देखिए, एंगल अगर आप मान के चलिए यहाँ ये एंगल थीटा हो, ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। तो उस टाइम ये आपके दोनों एंगल, एक ये और एक ये, दोनों ही क्या होंगे, थीटा, ठीक है, क्या होंगे, दोनों थीटा होंगे। अब इनके अकॉर्डिंग अब बात करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ एक अलग डायग्राम बनाता हूँ, बाद में इसको क्या कर लेंगे, रेस कर लेंगे। ये एक पॉइंट है, मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, एक ठीक है। तो आपके पास जो ये लाइन है ये एक तरह की क्या है, डाइपोल लाइन है। अब इस बिंदु पर एक तो डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक है ये ई ए और ई बी, ठीक है। डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसकी कहाँ है, ऊपर की ओर है। अब इन यहाँ एंगल थीटा बना हुआ है, यहाँ एंगल थीटा बना हुआ है, इनके लिए क्या करना है, आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक केवल पहले ई ए के लिए बात कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले क्या कीजिए, आयत के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो आपके सामने ये वाली चीज़ जो है ये क्या हुई, ऊर्ध्वाधर घटक हुई। तो इसका मतलब जो आपकी इस ई ए का जो साइन थीटा वाला घटक होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ई ए साइन थीटा, ठीक है, यही है, ठीक है। एक सॉरी, यहाँ बी है जो डायग्राम के अकॉर्डिंग ई बी, इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ई बी साइन थीटा। अब जब इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे तो क्षैतिज घटक क्या होगा, इस साइड आएगा, तो यानी ई बी कोस थीटा,
ये आपका क्या होगा, क्षैतिज घटक होगा। अब इसी तरीके से साइन थीटा वाला की बात कर लेते हैं। तो देखिए ई ए के लिए बात करते हैं, तो ये आपका डायग्राम बनाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, लंब घटक हुआ यानी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हुआ, तो यानी जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा, तो यानी यही वाला लगाया जाता है आपका ई ए साइन थीटा, और जो क्षैतिज होता है ये आपका इसी डायरेक्शन में होगा, तो ई ए कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो इनके क्षैतिज घटक हैं वो एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं, ये क्षैतिज घटक हैं वो एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं, ठीक है। तो यानी सेम डायरेक्शन में हैं दोनों, जो क्षैतिज घटक हैं ई ए का भी और ई बी का भी, वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में वो काम वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो ई बी, जो इनके ई ए के और ई बी के ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक ऊपर की ओर है, एक जस्ट उसी पॉइंट पे नीचे की ओर है। अब देखिए ई ए और ई बी की बात करते हैं, देखिए परिमाण में दोनों चार्ज समान हैं, ठीक है, परिमाण में दोनों चार्ज समान है। अब यहाँ देखिए ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ी सी इसके डिटेल हो रहा है कि जो ई ए है वो ई ए का जो मान होता है वो ई बी के बराबर होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो मान है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारे पास बी से इस पी बिंदु तक की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास एक ये जो डायग्राम बना हुआ है इतना, ये है P, ये है O और ये है B, ये वाली दूरी L है, ये वाली दूरी R दे रखी है, ये जो आपने लगा रखी है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट है, तो ये कर्ण की डायरेक्शन, कर्ण का मान निकालना आपको। तो कर्ण का मान जो पाइथागोरस थ्योरम में लगाते तो याद आएगा PV² इज इक्वल टू OV² प्लस OP², यानी पाइथागोरस थ्योरम है उससे आप उसको लगा सकते हैं। तो PV की जो वैल्यू है वो निकालनी है आपको, बराबर OB की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, OB L, ठीक है, L और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस OP का मान कितना आ जाएगा, R²। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू PV इज इक्वल टू √R² प्लस L², क्लियर, ठीक है। तो आप यहाँ जो वैल्यू लिख सकते हैं आप इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, दोनों के लिए ही वो लिख सकते हैं √ में आप R² प्लस L², ठीक है, R² प्लस L²। सेम यही वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी R² प्लस L² √, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ जब आप कंपोनेंट कोस थीटा और साइन थीटा निकाल रहे हैं तो देखिए दूरी बराबर होने से अब हमारे पास जो ई आप अगर देखें तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और Q/R² होता है, ठीक है। तो Q/R², अब जो चार्ज हैं ये भी सेम है, ठीक है। तो आप इसे ई ए के लिए लिख लीजिए, तो चार्ज हैं ये भी सेम है, ठीक है। जो दूरी है आप इसको क्या मान के चलिए, x मान लीजिए। तो इसको जब PV का मान x है तो दोनों की जगह ही x, तो x² यहाँ भी होगा। अगर आप इसी तरीके से EV निकालते हैं तो Q/x² ये भी होगा, यानी दोनों की वैल्यू आप देखें तो बिल्कुल सेम आएगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, EA बराबर EV होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले निकाल के इसलिए दिखाया क्योंकि इन चीज़ों का यूज होगा। फिर देखिए आप यहाँ एक वैल्यू वो निकाल के आपको दिखाता हूँ, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे निकालें। तो कोस थीटा की आप इसी यहाँ थीटा बना हुआ है आपके पास, ये वाली वैल्यू निकल के आ चुकी है √R² प्लस L²। तो आप कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार की वैल्यू कितनी है L, नीचे वैल्यू कितनी है ये वाली √R² प्लस L², यानी ये क्या वैल्यू हुई आपकी, कोस थीटा की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो यानी अगर कोस थीटा की आपके पास वैल्यू कहीं लिखनी हो जब यूज होगी तो आप क्या लिखेंगे, L² √R² प्लस L², ये किसकी वैल्यू हो गई, कोस थीटा की आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए आगे, तो साइन थीटा वाले घटक हम क्यों साइन थीटा की वैल्यू क्यों नहीं निकालते हैं उसके बात कर लेते हैं। देखिए ई ए और ई बी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, तो यानी ई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं। तो ई ए साइन थीटा ही ऊपर होगा, ई ए साइन थीटा ही नीचे होगा। तो दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इनके जो ये पॉइंट है पी, ये दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखिए परिमाण समान होने के कारण और दिशा विपरीत होने के कारण जो
इनकी यानी जो ई ए और ई बी इंटेंसिटी हैं वे उनके जो ये परिमाण है यानी वो जो ऊर्ध्वाधर घटक है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, और केवल इफेक्टिव कौन से रहते हैं, जो क्षैतिज घटक होते हैं वे क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यानी साइन थीटा वाले जो घटक है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कोस थीटा वाले क्या करेंगे, केवल टोटल इंटेंसिटी जो देंगे वो कौन देंगे, कोस थीटा यानी क्षैतिज घटक देगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। और इसको देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जो हम आर्टिकल है जहाँ से प्रूव कैसे करना है, कहाँ से क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे थे कि जैसे ए बिंदु पर चार्ज है, बी बिंदु पर चार्ज है, तो ए वाले पॉइंट के कारण और बी वाले पॉइंट के कारण क्या निकाल लेते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, तीव्रता निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हमें क्या लिखना होगा, देखिए दूरी निकालनी होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि दूरी कैसे निकालनी, तो आपको वो दूरी निकाल के रखनी होगी। ठीक है, ठीक, तो आप तो चाहे वो आर्टिकल में ही कर लें, इस दूरी को निकालना चाहें तो निकाल लें। तो मैं यहाँ देखिए थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा क्योंकि फिर एक बार में आएगा नहीं बोर्ड पे। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं बी बिंदु के कारण। ठीक है, तो यानी प्लस क्यू चार्ज है बी बिंदु पर, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम किस पर, पॉइंट पी पर, कितनी आ जाएगी, पॉइंट पी पर, ई बी इज इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू अपॉन कितनी दूरी है, बी पी। ठीक है, तो अभी देखिए इतना हो गया क्लियर। अभी इसको आप डाल लीजिए समीकरण 1। ठीक है, या आप बीपी की दूरी आप निकाल लीजिए, निकालें तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, चूंकि बीपी व एपी बराबर है, अतः चित्रानुसार आप जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, बीपी बराबर एपी √r² + l²। ये मैं आपको डिटेल में निकाल के दिखा भी चुका हूँ कि कैसे आई है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, यानी ई बी बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन √r² + l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, और क्यू अपॉन √r²। ठीक है, याद आएगा। अब लेकिन देखिए इसी तरीके से क्या निकल के आ जाएगी, ई ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ई ए 1/4πε0 क्यू अपॉन r² + l², समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब आप इससे क्या कह सकते हैं, अतः ई ए इज इक्वल टू ई और समीकरण। ठीक है, अब देखिए इससे आगे बात करें तो हमारे पास देखिए इसके बाद हम हमारे पास क्योंकि देखिए पी बिंदु पर ये तो केवल वो निकाला जो प्लस चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस निगेटिव चार्ज है, वो इंटेंसिटी कितनी इस पर डाल सकता है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी होगी वो किन पर डिवाइडेड है, कंपोनेंट पर, तो कंपोनेंट में इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी ई ए व ई बी को घटकों में वियोजित करने का। ठीक है, तो अगर आप घटकों में वियोजित कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी जो करने पर जो देखिए साइन थीटा वाले जो घटक हैं वे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जाएंगे निरस्त, लेकिन जो कोस थीटा वाले हैं यानी जो क्षैतिज घटक है वो क्या होंगे, इंटेंसिटी को देंगे और सेम डायरेक्शन में, कौन सी में होंगे, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं पी बिंदु पर, तो वो कितनी होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो E इज इक्वल टू E1 और ई ए कोस थीटा प्लस ई बी
कोस थीटा, और आप ई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, यानी और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यानी समीकरण 3 से ई बी की जगह आप क्या उठा के रख सकते हैं, ई ए को उठा के रख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ई ए बराबर 2EA कोस थीटा। अब क्या कीजिए, ई ए का मान रख लीजिए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 2 ऐसे कैसे, ई ए का मान 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू। देखिए मैंने आपको बताया था, जो कोस थीटा की वैल्यू आप अगर डायग्राम से निकालेंगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, L अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख ही सकते हैं त्रिभुज POB से। ठीक है, यानी त्रिभुज POB से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, से कोस थीटा का मान रखने पर। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू निकाल के दिखा भी सकते हैं और इस तरह से लिख भी सकते हैं, यानी आपको ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ आपको निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो मैंने तो पहले आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट रखी है। अब देखिए कितना आ जाएगा, ई बराबर देखिए 2QL एक साथ कर लीजिए 1/4πε0 2QL अपॉन, देखिए यहाँ पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो इसका मतलब कितनी रहेगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखिए अब एक्स की पावर, एक तो एक्स लिखा हो और एक लिखा हो एक्स की पावर 1/2, यानी अंडर रूट का मतलब 1/2 होती है, दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। तो वैसे ही जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, तो 3/2। ठीक है, तो उस 2QL की जगह आप लिख सकते हैं 4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक चीज़ है देखिए कि यहाँ वही जैसे पहले था कि जो L है हमारे पास वो लेस देन किसलिए, R से। तो L को क्या कर सकते हैं, L को छोड़ देने का। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 P आर स्क्वायर इंटू 3/2। देखिए यह काट के दिखा रहा हूँ, वैसे ही काट के दिखाने का है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितनी पावर, 3। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख दीजिए आर की पावर 3। ठीक है, कितना, आर की पावर 3। यही क्या है आपका आर्टिकल है। अब देखिए इसमें और एक्सियल वाले में आपको एक चेंज मिलेगा, तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर की पावर 3 जो है वो आपका इंटेंसिटी होगी किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर किसी बिंदु के लिए। ठीक है, डायपोल के कारण। जब आप एक्सियल वाली को कर रहे थे, एक्सियल के लिए हैं, तो उसमें क्या था, E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन आर की क्यूब लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ आप ये तो हो गया देखिए इक्वेटोरियल के लिए, और ये हो गया एक्सियल के लिए। तो जो E देखिए इसमें अगर आप ये वैल्यू उठा के रखें तो केवल 2 फालतू आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब E एक्सियल जो होता है वो क्या होता है, 2 × E इक्वेटोरियल के लिए होता है। यानी अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है वो इस लंबार्धक स्थिति में, या जो आप कह सकते हो विषुवत रेखा वाली स्थिति में जो इंटेंसिटी प्राप्त होती है उससे कितनी होती है, दुगनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है अपने में, देखिए डायरेक्टली इसका यूज भी होता है इस लाइन का कहीं कहीं जब इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ इसके। देखिए ये है डायपोल, कारण अब आगे इसके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है डायपोल के वो भी होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार आप बता दीजिएगा कमेंट्स में लिखकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें।